नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। दंगल देश का में आज का हमारा मुद्दा है कि गुजरात में जिस तरीके से आज नतीजे आने को है, 31 जिला पंचायत, 231 तहसील पंचायत और 81 नगर पंचायत के जो चुनाव थे उसके आज नतीजे आने हैं। शुरुआती ट्रेंड में तो अभी भाजपा सबसे आगे चल रहा है, लेकिन शाम तक ही पता चलेगा कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से संदीप शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं और भाजपा से संजय रावल हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का स्वागत है। पहले संदीप जी, अभी देखा जाए तो जिस तरीके से महानगर निगम का चुनाव हुआ था तब भी भाजपा की ही मतलब जीत हुई थी, और अभी भी अगर हम शुरुआती ट्रेंड को देखते हैं तो जिला पंचायत हो, नगर पालिका हो या फिर तहसील पंचायत हो, लेकिन भाजपा ही अभी आगे चल रही है। आपका क्या कहना है? देखिए, अभी तो ये सिर्फ रुझान आ रहे हैं, संपूर्ण परिणाम शाम तक में आएंगे और मेरे ख्याल से ये कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि अपने नगर निगम महानगर की बात करते तो उसका जो वोटिंग परसेंटेज था वो कुछ और था, और जो तालुका पंचायत के अंदर और नगर पंचायत और तहसील में हुआ है उसका वोटिंग जो परसेंटेज है वो काफ़ी अलग है। और कहीं ना कहीं इन दोनों की समस्याएं भी अलग अलग है। जिस प्रकार के गांव के अंदर समस्या है और शहरी के अंदर है, यानी ये अभी अपने जल्दबाजी हो जाएगी कि संपूर्ण परिणाम जो है भारतीय जनता पार्टी के फेवर में। लेकिन फिर भी जैसे कि आपने बताया कि अगर हम महानगर निगम की बात करें और जिला और तहसील पंचायत की बात करें कि तो दोनों के समीकरण अलग होते हैं, दोनों के जो स्थानिक मुद्दे हैं वो भी अलग होते हैं। लेकिन जिस तरीके से मतलब रुझान बता रहा है तो कहीं ना कहीं नहीं लगता कि वो जो किसान आंदोलन का मुद्दा था या फिर और कोई जो समस्याएं या मुद्दा कांग्रेस ने उठाया था उसके प्रति मतलब जनता का तो ऐसी कोई नाराजगी सामने नहीं आ रही? नहीं, नाराजगी है अंदर से, और उसका परिणाम वोटों के अंदर तब्दील होगा। वो अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि जो परिणाम है वो सिर्फ अभी रुझान आ रहे हैं, संपूर्ण परिणाम, क्योंकि अभी तीसरे चौथे दौर का ये परिणाम अपने सामने आ रहा है। मगर आखिरी परिणाम आने तक हमें विश्वास है कि ये सारे नतीजे जो कांग्रेस पार्टी की तरफ फेवर में आएंगे और कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। संजय जी, जैसे कि संदीप जी बता रहे हैं कि ये तो रुझान है, हो सकता है कि लोगों को जो अंदरूनी नाराजगी है वो शायद मतों में भी तब्दील हो सकती है। भाजपा ने तो 12 बजे ही कमलम में विजय उत्सव का आयोजन कर दिया है। आपको नहीं लगता कि ये जल्दबाजी हो रही? कुछ बातें ऐसी होती है कि पार्टी को जिस प्रकार की पैटर्न से मतदान होता है, जिस प्रकार से लोगों की ओर से रिस्पांस मिलता है, तो बरसों के अनुभव के बाद ये मन में विश्वास हो जाता है कि ज़्यादातर सीटों में, चाहे वो जिला पंचायत हो, तहसील पंचायत हो या नगर निगम के चुनाव हो, नगर पालिका का, मैं मानता हूँ अधिकांश 2 दिनों पहले भी हम चर्चा इसी बात की कर रहे थे, तब मैंने ये बताया था कि कम से कम 60-40 का रेशियो, यानी 60% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का विजय होगा, चाहे वो जिला पंचायत हो, तालुका पंचायत हो या नगर पालिका हो। और अभी जिस प्रकार से रुझान दिखाई दे रहे हैं और कुछ उम्मीदवारों के परिणाम घोषित हो रहे हैं, तो इससे तो ये साफ लगता है कि 60 नहीं बल्कि 70% सीटों पर भारतीय जनता पक्ष को विजय हासिल होगी। और अधिकांश तालुका पंचायत में, जिला पंचायत में, गवर्निंग बॉडी में यानी सरकार में, यानी सत्ता में भी भारतीय जनता पक्ष ही आरूढ़ होगा, ऐसा लगता है। जी संजय जी, अगर बात की जाए, आप जिस तरीके से बता रहे हो कि भाजपा को जीत मिलेगी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में है और कई जगहों पर उनके उम्मीदवार भी आगे चल रहे हैं। उसके अलावा जो निर्दलीय जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं प्रत्याशी, उनकी भी कहीं ना कहीं पे मतलब दबदबा उनका देखने को मिल रहा है। जल्पा, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में किसी भी दल को चुनाव लड़ने का अधिकार है,
अपनी बातें, अपनी रीति, अपनी नीति, अपना एजेंडा रखने का सबको लोकतांत्रिक देश में अधिकार है, लड़ना चाहिए। आम आदमी भी लड़ रही है। महानगर पालिका के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी मैदान में थी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी मैदान में थी। कांग्रेस तो बरसों से मैदान में है ही। कांग्रेस तो 134 साल पुरानी पार्टी है, चलो मान लेते हैं 125 साल पुरानी पार्टी है। तो लोकतंत्र में चुनाव लड़ना सबका अधिकार है। कुछ स्वतंत्र उम्मीदवार भी लड़ रहे हैं, वो अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन पार्टी का जो एजेंडा होता है और पार्टी का जो संगठन लेवल का जो काम होता है और कार्यकरों पर जो भरोसा होता है, उसके साथ साथ ये जनता है। और जनता स्वाभाविक है कि 5 साल तक अपनी बात नहीं बता पा रही या उसके काम नहीं हो रहे हैं, तो सारी बातों का हिसाब चुनाव में ही होता है। क्योंकि लोकतंत्र में अपने तो जानते हैं कि डेमोक्रेसी बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, लोगों के साथ, लोगों के लिए और लोगों से ही चुनी जाती है। इसमें किसी का कुछ नहीं चलता। संजीव जी, आपका क्या कहना है? जिस तरीके से हमारी बात हुई कि आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, अगर ओवैसी की पार्टी की बात करें तो कई विस्तार में तो उन्होंने भी अपने जो प्रत्याशी है वो खड़े किए हैं। कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया महानगर निगम में भी कि जो भी मतलब वोटों में छेद हुए हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो तरफी, कांग्रेस के जो लॉयल वोटर्स है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हुए हैं। नहीं, मैं आपके बात से सहमत हूँ और एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM हो या आम आदमी पार्टी, ये दोनों ही भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। इसका उत्तम उदाहरण हमने बिहार के चुनाव में देखा कि जहाँ पर तेजस्वी यादव की पार्टी सरकार बना रही थी, मगर वो सरकार बनाने से सिर्फ 20 से 25 सीट कम रह गई और उस 20-25 सीट के गैपों में हमने देखा कि जो असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी थी उसने जो बिहार के अंदर अपने मात्र 30 कैंडिडेट खड़े किए थे, वो तेजस्वी यादव के खिलाफ खड़े किए थे। और उनकी तेजस्वी यादव की पार्टी के जो उम्मीदवार थे, मात्र कई सीटें तो ऐसी है जो 100-150 से लेकर 2000 वोटों के बीच में हारी। और उसी के सामने ओवैसी के पार्टी के उम्मीदवार 4-5 हज़ार वोट लेके गए। इसलिए ये साफ हो गया कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है और वो मात्र कांग्रेस के वोट काटने के लिए भी यहाँ गुजरात के अंदर एंटर हुई है। और उसका अपने ने उदाहरण देखा कि देखिए आप, जमालपुर के अंदर जो उनकी पैनल का जीत हुई, वो मात्र कांग्रेस को हानि पहुंचाने के लिए और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ही वो पार्टी काम करती है। क्योंकि उनको पता है कि वो सरकार तो बना नहीं सकते, मगर कितना हम कांग्रेस को डैमेज कर सकते हैं और कितना हम भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, मात्र और मात्र सिर्फ वही काम करती है वो। जी संजय जी, आपका क्या कहना है? यहाँ पर तो साफ तौर पर उदाहरण बिहार का पेश करके बताया गया है कि जो ओवैसी की पार्टी है वो भाजपा की बी टीम है, जिसका मकसद सिर्फ इतना ही है कि भाजपा को जीत कैसे मिल जाए और कांग्रेस के वोट कैसे कट जाए। शर्मा जी की बात से मैं इसीलिए सहमत नहीं हूँ क्योंकि ये लोकतंत्र है, चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है। बिहार की ही चर्चा करें तो बिहार में NDA के साथ जुड़ी हुई पार्टी लोजपा, चिराग पासवान जी हर जगह अपना उम्मीदवार खड़ा किए थे और उन्होंने जनता दल के भी वोट काटे हैं और भाजपा के भी वोट काटे हैं। तो मेरा कहना ये है कि चुनाव में ये लोकतंत्र है, सबको लड़ने का अधिकार है। और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एक सीमित विचारधारा वाली पार्टी है और उनकी जो बातें हैं, उनका जो एजेंडा है, उसमें एक ही बात फलित होती है कि मुसलमानों को इस देश में अन्याय हो रहा है। दूसरी बात है आम आदमी पार्टी की। तो आम आदमी पार्टी की ये अभी इस चुनाव में तो ये रही कि कोई भी उम्मीदवार जो जाता था चुनाव प्रचार के लिए, पब्लिक उसे पहली बार देख रही थी।
कई जगह तो उम्मीदवार भी नहीं मिले। जी, लेकिन कुछ फिर लोग- भी डायमंड सिटी सूरत में किस तरीके हाँ। से उनको 27 सीटें मिल गई। हाँ, उसकी चर्चा भी करनी जरूरी है। सूरत महानगर पालिका में आम आदमी पार्टी को अच्छी कामयाबी मिली, इससे हम सहमत हैं, लेकिन वो कामयाबी भाजपा को नुकसान करके नहीं मिली। भाजपा को भी अधिकांश सीटें मिली है, भाजपा की सरकार मतलब वहाँ कॉरपोरेशन में भी होगी। अब मेरा ये कहना है कि 125 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी है, मैं माना कि उसे 136 साल 136 साल 136 साल सही है, तो उसके सामने यदि ऐसी छोटी मोटी पार्टी आती है जो आजकल में खड़ी हुई है, तो वो कांग्रेस को नुकसान कैसे पहुंचा सकती है? जी, इतने सालों तक कांग्रेस ने बोल रहे हो, लेकिन देखा जाए अगर गुजरात तो वो तो घड़ गिना जाता है भाजपा का, तो भाजपा भी जब 25 जितने सालों से जब यहाँ पर सत्ता में है यानी कि शासन में है, तो फिर भी एक नई आई हुई पार्टी, ऐसा मतलब कांग्रेस के तो वोट कटे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो वोटर्स है वो आपके प्रति भी तो डाइवर्ट नहीं हुए। आज इस माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं 2015 और 2017 के चुनाव की भी चर्चा करूंगा। 2015 में स्थानिक स्वराज्य के चुनाव के पहले गुजरात में पाटीदार अनामत आंदोलन हुआ था, और उसके साथ जो लोग सवर्ण हैं उनकी भावनाएं भी जुड़ी हुई थी, लेकिन अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने नुकसान पहुंचाया, जिसे पास कहा जाए या पाटीदार नेतागिरी कहा जाए। तो उसका नतीजा ये हुआ कि अधिकांश जिला पंचायतों में, तालुका पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ, क्योंकि पाटीदार समाज जो है भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में गिना जाता है। अब इस साल देखा जाए तो परिस्थिति बदल गई है, क्योंकि और वैसे इतना विरोधाभास दिखाई दे रहा है कि पाटीदार समाज के जो बड़े नेता जिनके नाम से ये आंदोलन हुआ था वो तो कांग्रेस में जुड़े हुए हैं, तो वो फायदा तो कांग्रेस को होना चाहिए। हम जिसकी बात कर रहे हैं, जिस महानगर पालिका, संदीप जी, जब यहाँ पर संजय जी कह रहे हैं, वो बात कर रहे हैं हार्दिक पटेल की, कि जो पाटीदार के चेहरे थे सबसे बड़े, जिनको ही माना जाता था इस आंदोलन का हीरो, वो जब कांग्रेस में है तो फिर कांग्रेस को फायदा क्यों नहीं हो रहा? नहीं, कांग्रेस मात्र कोई एक प्रजाति की विचारधारा में नहीं मानती है। कांग्रेस के लिए सारे समान है, और कहीं ना कहीं हम देखा जाए तो 2017 के विधानसभा में कुछ परिणाम अलग था, 2019 का अलग था, यानी सारी समस्याएं अलग अलग होती है, सारे वोटर्स अलग अलग होते हैं। जिस प्रकार से मैंने कहा कि महानगरों के अंदर जो परसेंटेज था, और जो नगर गाँव के अंदर जो वोट परसेंटेज हुआ है, वो कहीं ना कहीं अभी भी मैं बता रहा हूँ कि ये सिर्फ रुझान है। परिणाम आएंगे वो कांग्रेस पार्टी के फेवर में आएंगे, और आपको पता चलेगा कि सरकार के विरुद्ध में जो पब्लिक के अंदर जन आक्रोश है वो कहीं ना कहीं दिखेगा। क्योंकि आप देखिए कि कोई भी व्यक्ति आज खुश नहीं है। जो वादे लेके एनडीए में सरकार बनी थी नरेंद्र मोदी जी की, कि पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस हो, आज वो सारे वायदे वो खुद पार्टी भूल गई है। उनके नेता बोल रहे कि ये सब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने ये सब जो वादे किए थे वो झूठे थे, और जो पब्लिक है उनको कहीं ना कहीं भ्रमित करके जो उन्होंने विश्वासघात किया है, उनका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। और अपने ने देखा कि 2019 के बाद से अभी तक में जो अलग अलग राज्यों में चुनाव हुए, उसके अंदर भी कांग्रेस पार्टी को जनाधार मिला है, बराबर है। मात्र कुछ ना कुछ, अपने राजस्थान की बात करें, राजस्थान के अंदर वो नाकाम हो गए, मगर जिस प्रकार से अभी के हालात में भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद छल कपट की नीति अपना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये लोकशाही के लिए आघातजनक है। अपने इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन भी अभी अपने देखे जाए तो निष्पक्ष नहीं रहा।
क्योंकि 2013 में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि ईवीएम के साथ में वीवीपैट जो मशीन है वो कंपलसरी होना चाहिए। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी था, 2019 के लोकसभा में भी था, दूसरे बिहार में जहाँ पे भी वोटिंग हुआ वहाँ पे भी वीवीपैट मशीन थे। मगर ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि गुजरात के स्थानिक चुनाव के अंदर वीवीपैट को कैंसिल किया गया? उन्हें कोई भी प्रकार की एडिशनल सुविधा जोड़नी नहीं थी। जो सुविधा चली आ रही थी उसको बरकरार रखना था। मगर कहीं ना कहीं जो वीवीपैट था उसको कैंसिल करके दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है, क्योंकि जो अपने ईवीएम के अंदर वोट दे रहे तो वीवीपैट से पता चल रहा था, उससे एक पर्ची निकल रही थी कि हमने जो वोट दिया है वो कांग्रेस को दिया है या बीजेपी को दिया है। बराबर है, वोटर खुद निश्चित कर सकता था। मगर इस बार उन लोगों ने वीवीपैट को हटा के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संदेह खड़ा किया है, क्योंकि वो लोग पहले से इतना कॉन्फिडेंस थे कि हमारी इतनी सीट आएगी, इतनी सीट आएगी। बराबर है, यानी ये आत्मविश्वास आता कहाँ से? यानी कहीं ना कहीं हम देखा जाए तो ये सब इस बात के इशारे कहीं ना कहीं हमें ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं ईवीएम के साथ में छेड़छाड़ हो रही है। जी। नहीं तो क्या जी तकलीफ? संजय जी क्या कहना है यहाँ पर? संदीप जी बता रहे हैं कि इसीलिए वीवीपैट नहीं रखा गया, पीएटी, कि कहीं ना कहीं लोग जो सुनिश्चित करते थे, जो पर्ची निकलती थी कि किसको वोट दिया है, तो ईवीएम में छेड़छाड़ के जो आक्षेप है वो तो यहाँ पर करने को आ रहे हैं। आपका क्या कहना है? जलपा, अभी पंजाब के चुनाव हुए हैं स्थानिक स्वराज्य के, और वहाँ कांग्रेस पार्टी को अच्छी जीत मिली है। तो क्या वहाँ भी वीवीपैट की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, वीवीपैट मशीन नहीं, वीवीपैट यहाँ क्यों नहीं की बात कर रहे हो? हमको स्वीकार है, मगर यहाँ पर ऐसी कौन सी मजबूरी थी? अलग से कोई परचेज तो करने नहीं थे। जो एक व्यवस्था चली आ रही थी लोकसभा विधानसभा के अंदर, वही प्रक्रिया को स्थानिक स्वराज के अंदर दोहराना था। मगर क्यों उन्होंने मना कर दिया? दूसरी एक बात, अगले महीने अलग अलग 5 राज्यों के अंदर चुनाव होने जा रहे, मगर उस चुनाव का परिणाम 1 तारीख को 2 मई को घोषित होना है। यहाँ पर ऐसी कौन सी जल्दी थी कि महानगर के चुनाव के एक दिन बाद दूसरे दिन, जबकि 28 फरवरी को स्थानिक स्वराज के चुनाव होने, तालुका और नगर पालिका के, जिला पंचायत के, तो चुनाव आयोग को ऐसी कौन सी जल्दी थी कि उन्होंने 23 फरवरी को महानगर के परिणाम जाहिर कर दिए? क्योंकि ये हमने फरियाद हाईकोर्ट तक करी कि इसके जो परिणाम आएंगे वो जिला स्तर पे, तालुका स्तर पे वो प्रभावित कर सकते हैं वोटर को। और वही हम अभी रुझानों में देख भी रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो प्रक्रिया चल रही है वो निष्पक्ष नहीं है। चुनाव आयोग भी अपना जो वलन है एक तरफी रखे हुए है। यहाँ पर तो बात आपने जो कही है उस चर्चा को हम आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक विराम का। विराम के बाद हम इस मुद्दे पर आगे और बात करेंगे। Australian Premium Soap. As most of us don't realize, electricity is privileged. At APS, we strive to live up to our motto and always work hard towards becoming a bright alternative. We have trained manpower to assist for all kind of requirement of the customers and to attend any queries by the customer. We have strong after-sales service for the customer satisfaction.
our team work in a sync with a great teamwork. APS.
वेलकम बैक। आप देख रहे हो दंगल देश का। आज का हमारा मुद्दा है कि गुजरात में जो जिला पंचायत, तहसील पंचायत और नगर निगम के जो चुनाव हुए थे उसके आज नतीजे हैं। तो इस नतीजे से अभी शुरुआती ट्रेंड में तो भाजपा आगे चल रही है, लेकिन क्या लगता है कि जनता का मिजाज क्या रहेगा, जनता का ये जो मत दिए है उसका रुख किस तरफ जाएगा, ये तो शाम को ही पता चलेगा। लेकिन इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ भाजपा से संजय रावल और कांग्रेस से संदीप शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, जिस तरीके से बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं वीवीपीएटी जो मशीन है वो नहीं लगाया गया, इसके पीछे का मकसद ये है और ईवीएम से कुछ छेड़छाड़ हुई है, ऐसा भी कहना है। संजय जी, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? जल्पा, लोकतंत्र में चुनाव आयोग जो होता है वो स्वतंत्र होता है और जब कभी भी किसी भी चुनाव में कोई भी इलेक्शन संबंधित परिवर्तन करना हो तो सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों को बुलाया जाता है, उसका निदर्शन भी रखा जाता है और जब सभी पार्टियां सहमति बताती है तभी जाकर के सुधार किया जा सकता है, चाहे वो वीवीपैट हो या चाहे कुछ भी हो। फिर बाद में यदि ऐसा ही इस चुनाव के अंदर वीवीपैट के लिए हमने न्यायपालिका में भी याचिका दायर की थी, मगर वहाँ पे भी कहीं ना कहीं हमको न्याय नहीं मिला, ऐसा लगा। और यही दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं, हमारी जो पार्टी है वो मात्र अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के बल पे चुनाव लड़ती है। उसके सामने अगर हम देखने जाए कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पूरी सरकारी मशीनरी को अपने साथ में लेके जिस तरह से कर रही है, वो ही बताता है कि कहीं ना कहीं अपना लोकतंत्र अब खतरे में आ गया है। क्योंकि हम देखें कि जिस प्रकार से चुनाव आयोग, मैं यूँ रावल जी से ये मात्र एक सवाल कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर ऐसी कौन सी मजबूरी थी, ऐसा क्या हो गया कि चुनाव आयोग को वीवीपैट मशीन है जिसको दरकिनार करना पड़ा। वो एक चली आई प्रक्रिया थी, उसको सिर्फ जोड़ना ही था। ऐसा तो था नहीं कि भाई यहाँ चुनाव हो रहा है, वीवीपैट वहाँ पे कम पड़ रहे तो वहाँ ले जाने रहे। जो यहाँ पर है अवेलेबल है उसको सिर्फ लगाना था। यहाँ पे आपको पार्टियों को बुलाने की ज़रूरत कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। ये कोई हमारी पार्टियों की आपसी सहमति की बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, उसका पालन करना था। और कहीं ना कहीं इसका इम्प्लीमेंट ना करके चुनाव आयोग ने भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का अनादर किया है। जी, क्या कहना है संजय? तो आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करना चाहिए, क्योंकि कई सारे मुद्दे ऐसे हैं कि इस प्रकार की बातें आती रहेगी। और ये कैसे मान ले कि चलो 2019 के बाद, पहले वीवीपैट की बात थी, 2019 के बाद कई राज्यों में चुनाव हुए हैं, वहाँ कांग्रेस की सरकारें भी बनी हैं। तो जहाँ कांग्रेस की सरकार बनी है वहाँ ईवीएम में घोटाला नहीं हो रहा है, और जहाँ भाजपा की सरकार बनती है तो वहाँ सारे मुद्दे आ जाते हैं। तो इस प्रकार की बातें तो नहीं हो सकती। मैं मानता हूँ कि 5 राज्यों में 2019 के बाद जो चुनाव हुए अलग अलग राज्यों में, वैसे 2014 के बाद तो 5 राज्यों में कांग्रेस कैसे जीती, और एक जगह तो ऐसी थी मध्य प्रदेश जहाँ बरसों से भाजपा जीत रही थी और जीत मिली राष्ट्रीय कांग्रेस को। तो ये तो नहीं कि भाई वहाँ भी यदि करना चाहते और इस प्रकार की हर जगह घोटाला ही होता रहता तो ये 5 राज्यों में भी आपकी सरकार क्यों बनती? इसका मतलब ये है कि इस प्रकार की बातें, और ये सामान्य मुद्दा नहीं है, इलेक्शन प्रक्रिया में इस प्रकार का चीटिंग करना ये मामूली बात नहीं है। और आप कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हो। आज नहीं तो कल यदि पकड़ा जाएगा तो सारी चीज़ें सामने आ जाएगी। कुछ समय पहले जब वीवीपैट के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां फैलाई गई थी तो दिल्ली में चुनाव आयोग ने उसका प्रत्यक्ष निदर्शन और सभी पक्षों को निमंत्रण देकर के कहा गया था कि आप यदि इसमें टेक्निकल कोई क्षति
निकाल रहे हो तो आपकी बात को स्वीकार किया जाएगा। लेकिन संजय जी वीडियो एक सामने भी आया था उसी वक्त के, अगर किसी अन्य पार्टी को भी हम वोट दे रहे हैं तो वहां पर वीवीपीएटी में जो पर्ची निकल रही थी वो कमल की निकल रही थी, यानी कि भाजपा की निकल रही थी। ऐसा भी एक वीडियो हमारे सामने आया था। देखो वही बता रहा हूँ हमारे मित्र संजय जी ने अपने को ढेर सारी बातें कही, ढेर सारे उदाहरण दिए, मगर हमारे जो सवाल है उसका जवाब अभी तक नहीं दिया कि यहाँ पर ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि वीवीपैट मशीन को नहीं रखा गया। वो इस सवाल का जवाब देके निराकरण कर दे कि क्यों नहीं रखा गया, ऐसी तो क्या मजबूरी थी। हम तो वही बता रहे, आप जो बोल रहे हो कि पर्ची निकल रही थी, कर रही थी, तो यहाँ पे आपको खरीदने तो थे नहीं, जो थे उसको ही लगाने थे। तो आपको क्या कहीं कुछ डर था कि हमारी जो प्लान है वो फेल हो जाएगा, इस कारण से नहीं लगाए? बस इतना ही मैं जानना चाहता हूँ उनसे जी। एक भारतीय जनता पक्ष के प्रतिनिधि होने के नाते मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ये जो परिवर्तन हुआ है वो चुनाव आयोग ने किया है, और चुनाव आयोग वही तो मैं बोल रहा हूँ कि चुनाव आयोग भी खुद निष्पक्ष नहीं रहा है, वो मेरे मित्र सार्थक कर रहे हैं। वो उनका जो प्लान है वो चुनाव आयोग के ऊपर डाल रहे हैं। मैं चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी दोनों को पूछने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को तो अब लग रहा है कि दोनों एक टीम होके चुनाव के लड़ रहे हैं, कि ये जो सिस्टम का उन्होंने दरकिनार किया उसका कारण क्या था। वो चाहे इससे पहले 2010 में भी चुनाव हुए थे, उस समय तो वीवीपैट वाला मामला मतलब ये नहीं था जो इस बार हुआ। लेकिन मैं 2013 की बात कर रहा हूँ। सवाल यही है कि अगर वीवीपीएटी बाद में आया, एक मशीन आई जिसकी वजह से ये जो छेड़छाड़ के आरोप भी लगते हैं वो सिद्ध हो सकता है कि सही है या गलत है, तो फिर इस मशीन का प्रयोग क्यों नहीं किया गया? मैं ये मानता हूँ कि ये 21वीं सदी है, और 21वीं सदी में ऐसा नहीं कि पूरे भारत के इंजीनियर हमने खरीद लिए हैं भारतीय जनता पक्ष ने। आप किसी भी टेक्निकल एक्सपर्ट को लेकर के कोर्ट के सामने सबूत रख कर के प्रूव कर सकते हो। कोर्ट ऐसी तो अंधी और बहरी है नहीं कि आप सबूत पेश करोगे उसके। और वैसे देखा जाए तो राज्यसभा के चुनाव में रात को 12 बजे कोर्ट खुली थी, एक निर्णय दिया था और आपके ही कांग्रेस के अहमद पटेल जी का विजय हुआ था। तो ऐसा ही नहीं, ऐसा भी तो नहीं है कि कोर्ट भी सारे जो सुनाती है वो हमारी फेवर में सुनाती है। जहाँ जहाँ भी अन्याय हुआ, और रही बात मतलब ये लोकशाही देश है तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीतती है, दूसरी जगह दूसरी पार्टियाँ जीतती है, हर जगह इस प्रकार का घोटाला होता तो वो उन राज्यों में पार्टियाँ कैसे जीत पाती। और मैं मानता हूँ कि इतना बड़ा देश है, आप एक्सपर्ट ऐसे लगाओ इसके पीछे कि वो साबित कर दे सुप्रीम कोर्ट में भी कि ये गलत हो रहा है। तो मैं नहीं मानता कि सुप्रीम कोर्ट भी हमारा कहाँ मानेगी कि हम कहेंगे कि भाई संजय जी स्पष्ट बोल रहे हैं कि आपने अगर आरोप लगाया है कि छेड़छाड़ की गई है, घोटाला हुआ है ईवीएम में जो मत डाले गए हैं, तो उसको सिद्ध कीजिए। कांग्रेस का स्टैंड क्या रहेगा? जलपा जी, हमारी न्यायपालिका का हाल इस समय क्या है पूरे देश में, वो लगता है हम और आप सभी समझ रहे हैं। कितनी याचिकाएं ऐसी पेंडिंग पड़ी हुई है जिनको कोई सुनने वाला नहीं, जिसकी सुनावनी हो नहीं रही है, और आप बोल रहे हो कि एक याचिका और दायर कर दे। आप ये क्यों नहीं कह रहे कि जो सिस्टम आ रही है उसको फॉलोअप किया जाए? उसके बजाय आप बोल रहे हो कि एक याचिका आप और सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल कर दो। ऐसी कितनी याचिका है जिनका आज तक कोई निराकरण आया है? ये मात्र कहने की बात है कि आप याचिका करिए, मगर हम ये नहीं बोल रहे हैं मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं करना चाह रहा हूँ, मगर सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे फैसले आए हैं और वो फैसले सुनाने वाले जज आज राज्यसभा में किस जगह पर किस पोजीशन पे बैठे हैं वो आज हम सभी को पता है। यानी हम कैसे विश्वास कर ले जो हमारे मित्र कर रहे हैं कि याचिका दायर करो। अरे याचिका दायर करने की बात ही नहीं है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर
चुनाव आयोग का काम है कि निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाए जाए, उसके अंदर जो नियम बनाए गए सिर्फ उन्हें फॉलो करना है। अब जो चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट ने खुद, आप सुप्रीम कोर्ट की बात करो, सुप्रीम कोर्ट ने खुद आदेश किया है 2013 के बाद में कि वीवीपैट होना चाहिए, और आज उसी को लेके आप हम फिर से याचिका दायर करें। आप यूं नहीं कहते कि भाई हम भी अब चुनाव आयोग को बोलते हैं कि जो रूल्स है उसको फॉलो करने चाहिए। क्या आपको डर है कि वीवीपैट होगा तो हमारी चोरी पकड़ी जाएगी? आप अगर बोल रहे हो कि हमारा कहीं पे कोई गड़बड़ी नहीं कर रहे, तो आप खुद हमको सपोर्ट कीजिए ना कि चलो भाई वीवीपैट को मशीन को लगाइए। आप क्यों उससे घबरा रहे हो? संजय जी क्या कहना है, भाजपा कितना सपोर्ट करता है कि वीवीपैट होना चाहिए? अब ये सब जो बातें हैं वो मेरे बस की तो बातें इसलिए नहीं रही क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की बात, तो उसका फैसला भी मैं नहीं लेता, चुनाव आयोग की बात उसका फैसला भी मैं नहीं लेता। लेकिन थोड़ी चर्चा आगे बढ़ाते हैं कि यहाँ महानगर पालिका, नगर पालिका, जिला पंचायत, तालुका पंचायत में उम्मीदवारों का चयन जो करना था, उस प्रक्रिया से लेकर के उम्मीदवारों तक मैंडेट पहुंचाने की प्रक्रिया जी, तो उसमें तो भाजपा आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा था कि उम्मीदवारों को समय से आप मैंडेट पहुंचाए। लेकिन हुआ ये है कि कुछ विरोध भी सीटें भाजपा को मिल गई, तो कांग्रेस का ऐसा भी कहना था कि कहीं ना कहीं उनके जो मतलब प्रत्याशी थे उन्हें डराया गया है, धमकाया गया है, या कहीं ना कहीं कुछ प्रलोभन दिया गया है। जलपा, सुप्रीम कोर्ट में हमारे कहने से फैसले बदलते हैं, चुनाव आयोग हमारी बातें मानकर ही काम करता है, उनके उम्मीदवार भी जो असंतोष ऑन रिकॉर्ड बात है। हाँ, तो ऑन मीडिया रिकॉर्ड के अंदर ऑन रिकॉर्ड बात है कि कई प्रत्याशी को फॉर्म वापस लेने के लिए दबाव बनाया गया, और फॉर्म वापस लेने की तारीख निकल जाने के बाद कई जगह ऐसी है जहां पर उम्मीदवारों को प्रचार करने तक के लिए बाहर नहीं निकलने दिया। कहीं ना कहीं पुलिस असामाजिक तत्वों को सहारा लेकर के उनको डराया धमकाया गया, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड पे मीडिया के अंदर भी है। तो मैं ये कहता हूँ कि यदि भाजपा इतना सक्षम है और इस प्रकार की रीति नीति से ये सब करके जुगाड़ करके सरकार बनाती है, तो अभी कांग्रेस पार्टी में जो इतने पुराने लोग हैं, 23 लोग जो कई सालों से सीएम रह चुके हैं, राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं, पार्टी में संगठन में रह चुके हैं, वो अपनी नेतागिरी पर सवाल क्यों उठाते हैं? इसमें तो बोल रहे हैं इसमें तो हमारी भाजपा का पार्टी है, इसमें तो भाजपा का हाथ नहीं। लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकशाही में मानती है। बिहार में आपने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी आ गए, ये आ गए। अरे खुद कांग्रेस के नेताओं ने बोला कि यहाँ राहुल गांधी प्रचार करने ऐसे आए थे जैसे पिकनिक मनाने आए हो। पश्चिम बंगाल में तो उन्होंने पहले से ही कार्यक्रमों में ये बता दिया कि मैं ज़्यादा उधर नहीं जा पाऊंगा। वहाँ अपने लेफ्ट से गठबंधन किया। मतलब भारतीय, आप हार जाते हो तो भारतीय जनता पार्टी दोषित है, और जिस राज्य में आप जीत जाते हो तो आप कहते हो कि नहीं वहाँ तो बराबर था। अभी पंजाब में स्थानिक स्वराज के चुनाव हुए, मैं ये कहता हूँ कि चलो हमारी सब, आपको तो वहाँ भी आम आदमी पार्टी जा सकती थी, वहाँ भी असदुद्दीन ओवैसी जा सकते थे। आम आदमी पार्टी तो आई थिंक पंजाब में नजर आई थी। हाँ, और अकाली दल को भी आपने हरा दिया। वो तो हमारी सहयोगी पार्टी है। यदि हमारा ही बस चलता, हर जगह हम ही सब तय करते थे, तो हम क्यों हार गए? जहाँ हम हार जाते हैं हम स्वीकार कर लेते हैं, हमारी गलतियों का एहसास करते हैं, हम मनोमंथन भी करते हैं और बात मान भी लेते हैं। तो मैं ये यहाँ पर संजय जी ने ये मुद्दा उठाया है कि अगर भाजपा को कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ता है तो विचार विमर्श किया जाता है कि हार क्यों हुई, आगे की रणनीति भी तय की जाती है। तो कांग्रेस में अभी अगर हम 6 महानगर निगम के जो चुनाव के नतीजे आ गए हैं उसमें कांग्रेस को कड़ी हार का सामना करना पड़ा, और अभी भी जिस तरीके से रुझान चल रहे हैं, ठीक है, उसमें भी स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस की जो सीटें थी वो कहीं ना कहीं कम होने वाली है। तो कांग्रेस में बदलाव कब आएगा? मतलब संगठन से लेकर जो नेतागिरी है वो श्रृंखला में बदलाव कब आएगा? जलपा जी, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी
कांग्रेस पार्टी का जन्म 1885 में हुआ था। यह कोई सत्ता पाने के लिए पार्टी बनाई नहीं गई थी, भारत देश की आज़ादी के लिए उसकी नींव रखी गई थी। और हम और आप सभी जानते हैं कि भारत देश आज़ाद हुआ 1947 में। तो आज़ादी के पहले भी कांग्रेस पार्टी ने संघर्ष किया, 62 साल का संघर्ष किया, उसके बाद में वो सत्ता पे आई। और उसका लक्ष्य मात्र सत्ता पाना नहीं है, लोगों की समस्याओं तक पहुंचना, उनके विचारों को उनके तक पहुंचाना, ये कांग्रेस पार्टी का काम है। और भले हम स्वीकार करते हैं कि महानगरों के अंदर हमको हार मिली है, मगर कहीं ना कहीं उसका हम मनोमंथन करेंगे और इस बार कहाँ कमी रहेगी उसको विचार विमर्श करके हम जनता के सामने जाएंगे और फिर से उनका विश्वास हासिल करने के लिए दोबारा एक बार सच्चे मन से प्रयत्न करेंगे। जी चलो संजय जी, मान भी लेते हैं अभी तो परिणाम आने बाकी है, लेकिन फिर भी अगर भाजपा को जीत मिलती है तो इस बार ग्रामीण इलाकों में क्या सुधार देखने को मिलेगा? देखो, ग्रामीण विस्तारों में सुधार की प्रक्रिया लगातार जारी है पिछले 25 साल से, और वैसे आंकड़े मिला करके देखा जाए तो 29 साल से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बीच में चढ़ाव उतार होता रहता है, उसे हम स्वीकार करते हैं। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र भाई मोदी जी, वो छोटे छोटे लोगों के लिए, गांव के लोगों के लिए ऐसी योजनाएं रखते हैं जैसे शौचालय की योजना। आज तक के इतिहास में इस प्रकार का कार्यक्रम कई सालों से चला आ रहा है। सफाई की बात हो, लेकिन फिर आप जो आयुष्मान भारत योजना की, तो ऐसे भी तो आंकड़े सामने आए थे, सरकारी आंकड़े ही बता रहे थे कि कहीं ना कहीं शौचालय के लिए जो फंड दिया गया था, उतने शौचालय उतनी जितनी मात्रा में बनने चाहिए थे उतने बने नहीं हैं। अगर आप सफाई की बात कर रहे हो तो सफाई कितने कर्मचारी हड़ताल पे उतरे वो भी सभी ने देखा है। कोई भी सरकार, संदीप जी कोई भी इस बात पे मैं बताना चाहूँगा कि हमारे गुजरात के ही संवेदनशील मुख्यमंत्री विजय रूपाणी अपनी ही पार्टी की वो जो बात है वो मीडिया समक्ष कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है और ये अपने जमीन के अंदर गांव तलावड़ी के अंदर भी कौभांड हुए, वो उन्हीं के मुख्यमंत्री ने रजू किए थे और उन विभागों को बंद भी किया जाना पड़ा। यानी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जो है वो अभी कायम ही है। मात्र और मात्र सिर्फ कैमरे पे बोलना कि भ्रष्टाचार मुक्त हो गया गुजरात, ये बात कहीं ना कहीं। जी संजय जी, यहाँ पर संदीप जी का स्पष्ट कहना है कि मुख्य प्रधान जो विजय रूपाणी जी है, उन्होंने खुद ही बोला दिया था, खुद ही पोल खोली थी कि भ्रष्टाचार है, और उन्होंने किस विभाग को सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी कहा था वो भी हम सबको ज्ञात है। आपका क्या कहना है? सही बात है, इस बात का हमने स्वीकार किया था और स्वीकार करके उस दिशा में परिवर्तन भी किया। जैसे लैंड ग्रैबिंग एक्ट है, कई जो असामाजिक तत्व है। आप लैंड ग्रैबिंग एक्ट लाए थे, तब दिखाया गया था कि इससे इतने बदलाव होंगे, लेकिन इतने कुछ मतलब इफेक्ट उसकी देखने को अभी भी नहीं मिल रही। किसी भी सरकार में किसी भी योजना का जो असर है वो एकदम फास्ट, यानी उतने समय में नहीं दिखाई देता कि जैसे चमत्कार हो गया हो। आज ये जो सारी योजनाएं हैं, जैसे लैंड ग्रैबिंग एक्ट वाली योजना जो है, फिर ज़मीन की सारी जानकारियां और उसके जो दस्तावेज यानी रजिस्ट्रेशन की जो विधि है, प्रॉपर्टी लेने की, खरीदने की, बेचने की, उसमें जो ट्रांसपेरेंसी चल रही है, मैं मानता हूँ यदि कोई ज़मीन के या प्रॉपर्टी की बात हो, लेन देन की बात, तो ऐसा कोई व्यक्ति उसमें गड़बड़ नहीं कर सकता है। एनए की बात ऑनलाइन कर दी, कई बातें ऐसी है जो ऑनलाइन कर दी गई है। और दूसरा, सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसमें ऐसा तो नहीं है कि ये आदमी कांग्रेस का है तो उसे उस योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए। जी संदीप, तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसपेरेंसी, अभी एलसीबी को हटा करके उसमें पुलिस तंत्र में भी सुधार लाने की कोशिश की।
कमजोरियां हर एक सरकार में होती है, लेकिन कमजोरी को कबूल करना और उसमें सुधार करना, लेकिन आप जिस ये भी तरीके से बोल रहे हो योजनाएं, तो आप भी खुद बोल रहे हो काफी आई, जैसे कि बीच में ही आया था हाँ, कि नई हाँ, शिक्षण हाँ, नीति हाँ। लाई जाएगी, लेकिन अभी कुछ इसके ऐसे मतलब दिख नहीं रहा है कि वो शिक्षण नीति आगामी समय में भी लागू हो पाएगी या नहीं। देखो, विकास की बात कर रहे हो तो इनके शासनकाल के अंदर 5200 स्कूल बंद करनी पड़ी। वो क्यों कब बंद करनी पड़ी? क्या बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे? उसका क्या कारण है? मात्र और मात्र निजी स्कूल संस्थाओं को फायदा पहुंचाने के लिए इसको करना पड़ा। कोरोना जैसी महामारी के अंदर भी हमने देखा कि जो पेरेंट्स थे उन लोग ने खुल के विरोध किया, सरकार से मांग की, मगर सरकार ने क्या किया? सरकार ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के लिए किया। हाईकोर्ट ने क्या कहा? सरकार के ऊपर डाल दिया। और कहीं ना कहीं हाईकोर्ट और सरकार के बीच में जो जनता है वो बेचारी पिस गई। और जिस तरह से स्कूल और कॉलेज वालों ने फीस वसूली है, कहीं ना कहीं ये भी एक सरकार की नाकामी बताती है। जी संजय जी, क्या कहना है? मैं ये कहता हूँ कि पिछले कई दिनों से मैं इस प्रकार की राजनीतिक चर्चाओं में बैठता हूँ, तो अब मुझे भी ये एहसास होने लगा है कि इतनी सारी समस्याएं देश में हैं, इतनी सारी समस्याएं राज्यों में हैं, इतनी सारी समस्याएं छोटे छोटे गांव में हैं, फिर भी वहाँ भारतीय जनता पक्ष का विजय क्यों हो रहा है? जी संदीप जी, इनका सीधा सवाल ये है कि अगर मतलब आपने कहा जिस तरीके से कि जनता इतनी पीस रही है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी को वो मत क्यों देती है, क्या कहना है आपका? मात्र और मात्र जाति और धर्म के नाम पे चुनाव आने के समय पे भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण कर देती है और कहीं ना कहीं इसका लाभ उठाती है। हमारी कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म सम्मान में मानती है, वो हमें जाति धर्म को अपनी वोट बैंक नहीं मानती। मगर भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कहीं ना कहीं चुनाव आता है तभी उनको जाति धर्म के मुद्दे याद आ जाते हैं और इसी प्रकार से वो जनता का ध्रुवीकरण कर देती है और कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा उठा लेती है। जिस प्रकार से हमने देखा कि राम मंदिर का जो फैसला था वो आ चुका था, मगर इस समय जबकि पूरे गुजरात के अंदर स्थानीय राज्य के चुनाव के हो रहे स्थानिक स्वराज के, उस समय पर राम मंदिर समर्पण निधि का इनका जो प्रोपेगेंडा था, वो इस समय क्या जरूरत थी? क्या राम मंदिर बनाने के लिए पैसे नहीं है? पैसे है, मगर सही समय पे सही चाल कि ये चुनाव आ रहे, चलो राम मंदिर का झंडा लेके निकल लो। कहीं ना कहीं लोगों के दिल में फिर से हम भी राम को मानते, हम भी जय श्री राम बोलते, मगर उसके नाम पे वोट मांगने हम नहीं निकलते। ये इन लोग का चरित्र है और कहीं ना कहीं ये समाज के लिए भी बहुत खतरनाक है, जो आगे जाके भारतीय जनता पार्टी को समझ में आएगा। जी संजय जी, यहाँ पे साफ तौर पर कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो जाति और धर्म है उसकी नीति के वजह से भाजपा जीत रही है। उन्होंने ये मुद्दा उठाया है कि राम मंदिर तो बनना ही था, लेकिन इस चुनाव के समय में क्या जरूरत थी कि घर घर जाकर चंदा मांगकर मतलब वो झंडा दिखाया जाए। मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ कि यदि भारतीय जनता पक्ष इस प्रकार की रीति नीति से ही जीतती है तो अकाली दल पंजाब में हमारा ही सहयोगी है, एनडीए का ही सहयोगी है, और ये निधि एकत्र करने की जो विधि चल रही थी उसी समय के दौरान ही पंजाब में चुनाव हुए हैं। और इस देश समय के दौरान ही किसान आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पे चल रहा है और किसानों ने उसका करारा जवाब भारतीय जनता पार्टी को दिया है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी का संपूर्ण रीत से सफाया कर दिया है। तो उसमें तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान ही किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसमें तो ऐसा नहीं। तो इस देश में 80 से 88% लोग हिंदू है और हिंदू ये धर्म नहीं है, ये विचारधारा है। और विचारधारा में आपने भी कई बार बोला है कांग्रेस पार्टी ने, जैसे गुजरात में
पिछली बार 2017 में चुनाव था, राहुल गांधी जी ने ये निवेदन किया था कि मैं जनोईधारी ब्राह्मण हूँ। वो भी जब भी ये गुजरात में आते थे पहले मंदिर के दर्शन करते थे और फिर चुनाव के प्रचार के लिए जाते थे। मतलब हिंदू धर्म किसी एक की बपौती तो है नहीं। और आपने भी सॉफ्ट हिंदुत्व करने की कोशिश की। आप तो ये कह रहे थे कि हम मुसलमानों की भी रक्षा करते हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी आए और मुसलमानों के वोट ले गए, मुसलमानों की सीट ले गए। तो मेरा कहना ये है, यहाँ बसपा की भी महानगर पालिका में सीटें आई तो हमने तो कभी किसी को रोका नहीं। तो क्या बसपा भी हमारी पार्टी की बी टीम के तौर पर काम कर रही है? जब आपकी जीत होती है तो आप सही है ऐसा आप बताते हैं, और हार जाते थे तो ये कहते हैं कि भाजपा इस प्रकार की राजनीति करता है, उसमें इस प्रकार की राजनीति करता है। तो मेरा ये कहना है कि सीधी सी बात है कि यदि आप प्रजा का विश्वास जीत लेते हैं, दिल्ली में हमारी जीत नहीं होती है, पंजाब में हमारी जीत नहीं होती है, तो हम तो ये नहीं कहते कि वहाँ इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। इस देश में आपने जिस प्रकार बताया कि 136 साल पुरानी आपकी पार्टी है, आपने कहा कि हम सत्ता के लिए संघर्ष नहीं करते हैं, लेकिन इतिहास ये कहता है कि जब भी 65 बार तो राज्यों में सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया है। और ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये आंकड़े बोलते हैं। कई सरकारें तोड़ने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनी थी 1995 यानी आप बोल रहे हो कि कांग्रेस पार्टी ने सरकार तोड़ने की कोशिश की थी और कामयाब भी रही थी। यानी आप जो अभी पुनरावर्तन कर रहे हो, जिस प्रकार से जोड़ तोड़ के राजनीति करके आप सरकार बना, जिस तरह से एमपी में हमने देखा, तो आप क्या बोल रहे हो कि कांग्रेस का पुनरावर्तन कर रही है? भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नक्शे कदम पे चल रही है? नहीं, आपका कहने का ये मतलब है? ऐसा नहीं है। राजनीति जिस प्रकार से राज्यसभा चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ मात्र 2 उम्मीदवार जीत रहे थे, बराबर है। उसके बावजूद उन्होंने अपना तीसरा उम्मीदवार खड़ा किया और कांग्रेस पार्टी के जिस प्रकार से विधायक की खरीद फरोख्त की गई, वो समग्र जनता जान रही है और देखा भी कि किस प्रकार से पैसों के दम पर उन्होंने, पैसा हो या पद का लालच हो, कई लोगों को मंत्री भी बनाया गया, कहीं ना कहीं ये जोड़ तोड़ की राजनीति कांग्रेस पार्टी नहीं करना चाहती। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है और वो जनता देख रही है। जी संजय जी, क्या कहना है आप? मैं मानता हूं कि विधायकों को, मतलब कांग्रेस के जो विधायक थे उनको राज्यसभा के जब इलेक्शन होते हैं तब पता नहीं अचानक से सपना आता है कि नहीं नहीं, कांग्रेस में तो हम कोई भी प्रजा के काम नहीं कर पाएंगे, जनता के काम नहीं कर पाएंगे। फिर वो इस्तीफा दे देते हैं। फिर देखते हैं तो कुछ दिन बाद वो कमलम आकर खेस धारण कर लेते हैं। उसके बाद देखा जाता है कि उनको टिकट भी मिल जाती है, वो जीत भी जाते हैं। और देखा कि ये जो 8 उम्मीदवार जो पेटा चुनाव में, लेकिन उपचुनाव की जो आप बात कर वो रहे हो, जीते, यदि वही कह रहा वो कांग्रेस की विचारधारा वाले थे, कांग्रेसी विचारधारा वाले थे जरूर है उन्होंने, मगर वो मूल कांग्रेसी थे। और कांग्रेसी, ऐसा कौन सा अभाव है, ऐसा कौन सा अभाव है संजय जी? जब बात कही जाती थी कि कांग्रेस मुक्त हम भारत बनाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ कि भाजपा कांग्रेस युक्त हो गया है। और ये तो जग जाहिर सी बात। जब विचारधारा की बात चलेगी जल्पा, तो जिस दिन हमें आजादी मिल गई थी उसी दिन गांधी जी ने तो कह दिया था कि अब कांग्रेस को बिखेर दो, ताकि आजादी के नाम पर कोई आदमी सत्ता प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की रीति नीतियां न आजमाए। कि तब जो चीज नहीं हुई वो अब आपको करनी है। वो अपने आप बिखर रही है, हम क्या कर सकते हैं? नहीं, कांग्रेस पार्टी कोई बिखरने वाली पार्टी नहीं है। जिस पार्टी ने 62 साल संघर्ष किया हो देश की आज़ादी के लिए, उसके लिए ये छोटी मोटी हार मायने नहीं रखती। हम फिर से अपना संघर्ष जारी रखेंगे और कहीं ना कहीं जो गलतियां हुई है उसमें सुधार होगा
और जो वो जनता का विश्वास है वो कायम रहेगा हम पर। जी, तो यहाँ पर तो इस मुद्दे में हम चर्चा कर रहे हैं कि अभी जो चुनाव के नतीजे आने हैं, अभी शुरुआती जो ट्रेंड है वो जो भी रहा हो, लेकिन शाम तक ही पता चलेगा कि नतीजे क्या आते हैं, कितनी पार्टी को सीटें मिल जाती है, कौन सी जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है। ये तो समय के साथ ही पता चलेगा। तो वक्त तो हो चला है अभी भोजन करने का, आप भी भोजन कर लीजिए और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ।